In the last lecture we have covered, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कवर किया था डिफरेंट जो एब्जॉर्प्शन था, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन प्लस द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए ड्रग, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में अपना डिस्कस किया था. सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो अलग अलग रूट्स होते हैं, प्लस उसमें कुछ टॉपिक बच गए थे जैसे कि बायो अवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. सो ये दोनों हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन किया है. देखो, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब जिस रूट से भी हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं. ठीक है, हम किसी भी रूट से कर सकते हैं. ये है हमारा कौन सा रूट, ओरल रूट. ठीक है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था डिफरेंट फैक्टर्स थे जो अफेक्ट कर रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग. ठीक है, उसके अंदर से एक फैक्टर था दैट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट पड़ता था कि भाई हम ओरल रूट से लेंगे तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा या कम होगा, आईवी रूट से लेंगे तो क्या होगा, सबलिंगुअल से लेंगे तो एब्जॉर्प्शन कम या ज्यादा होगा. तो अलग अलग रूट्स का हमारे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है उसके ऊपर इफेक्ट होता है. ये है हमारा ओरल रूट इन विच वी टेक द मेडिकेशन बाय द माउथ. ये है हमारा सबलिंगुअल रूट. सबलिंगुअल रूट, ठीक है, टंग के नीचे आप रख रहे हो अपने टैबलेट को. सबलिंगुअल रूट्स बेसिकली नाइट्रेट्स वगैरह जो होते हैं वो इस रूट से लिए जाते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन. ठीक है, ये है हमारे पेरेंटल रूट. पेरेंटल रूट में ये है हमारा आईएम रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, आईवी रूट, इंट्रावीनस रूट, सबक्यूटेनियस रूट एंड इंट्राडर्मल रूट. ओके, फिर है हमारा ये फोर्थ पे दैट इज टॉपिकल रूट. टॉपिकल रूट जिसके अंदर हम क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स अपने सरफेस पे अप्लाई करते हैं, तो दे आर द टॉपिकल रूट्स. उसके बाद है हमारा ये नेक्स्ट विच यू कैन सी एज द इंट्रानेजल रूट. इंट्रानेजल रूट एंड आफ्टर द लास्ट वन इज रेक्टल रूट. रेक्टल रूट. ठीक है, तो इन रूट्स में से सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, जो एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, दैट इज बाय द आईवी रूट से हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन होता है. हाईएस्ट कितना, 100% एब्जॉर्प्शन. क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन क्या होता था, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड. ठीक है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वो ब्लड में कितना ड्रग आया वो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन. कितना ज्यादा आया, तो जितना ज्यादा आएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन. जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग ब्लड में जाएगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा. तो सबसे ज्यादा हम हर किसी ओरल रूट से लेते हैं. उसके अंदर क्या होता है, कुछ ड्रग डायरेक्टली हमारा मेटाबोलाइज हो जाता है, लीवर के पास चले जाता है, और कुछ ड्रग इनकम्प्लीट हमारा एब्जॉर्ब हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर ब्लड के अंदर पूरा ड्रग नहीं जा पाता. तो इसकी जो ओरल रूट होता है एब्जॉर्प्शन लेस होता है. ठीक है, उसी तरह से जो बाकी के रूट्स हैं उनमें भी 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होता. 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होता, लेस देन 100% होता है. जबकि आईवी रूट्स में क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन 100% होता है. तो बस इससे ज्यादा और ज्यादा कुछ नहीं है मेनली. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बायो अवेलेबिलिटी. बायो अवेलेबिलिटी एब्जॉर्प्शन चैप्टर के अंदर ये एक टॉपिक दे रखा है जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, जिसका थोड़ा सा. ठीक है, तो यहाँ पे आज हम डिटेल में करने वाले हैं. व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ ए ड्रग. ठीक है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ ए ड्रग, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, जो हमने लिया है ड्रग उसका फ्रैक्शन, मतलब उसकी परसेंटेज. फ्रैक्शन ऑफ ए एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट reaches to the systemic circulation. सिस्टमिक यानी कि ब्लड के अंदर कितना गया है वो हमारी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी. तो इसकी भी सेम वही चीज है भाई, हमने पढ़ रखा है कि आईवी रूट से जो होती है बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100%. जबकि जो ओरल रूट या बाकी जो रूट्स हैं उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है दैट इज लेस देन 100%. अदर रूट्स जो है हमारे, अदर रूट्स. ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि जो ओरल रूट होता है उससे जो एब्जॉर्प्शन होती है, बायो अवेलेबिलिटी होती है, वो 100% नहीं होती, ऑलमोस्ट सबसे कम होती है बाकी रूट से. तो वो कम क्यों होती है, क्यों? दो रीजन है उसके. दो रीजन कौन कौन से हैं? एक तो होता है द ड्रग में भी इनकम्प्लीटली. ठीक है, पूरा जो जितना हमने लिया था पूरी टैबलेट हो सकता है पूरी एब्जॉर्ब ना हुई हो, कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो गया, तो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन.
इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन, इसलिए हो सकता है वो पूरी ब्लड में ना गई हो। दूसरा क्या रीजन होता है ओरल रूट से बायोअवेलेबिलिटी कम होने का? सेकंड रीजन इज द हमारा होता है फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है। सो हम ये फर्स्ट पास इफेक्ट भी अभी आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज दिस फर्स्ट पास इफेक्ट मेटाबॉलिज्म। ओके, कि इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो जीआई ट्रैक होता है उससे पूरा अमाउंट ऑफ ड्रग होता है वो ब्लड में नहीं जा पाता। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से ओरल जो रूट होता है उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% नहीं होती, इट इज लेस देन 100%। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बायोअवेलेबिलिटी जब आप अपनी बुक पढ़ोगे या बुक में देखा होगा आपने, तो उसमें क्या है, एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। सो वो ग्राफ मैं आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। दैट ग्राफ इज बिटवीन टू पैरामीटर्स दैट यू शुड नो। ऑन द एक्स एक्सिस इट इज द टाइम, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपका क्या मेंशन है, टाइम, एंड ऑन वाई एक्सिस इट इज योर कंसंट्रेशन, और यू कैन से प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। ये बायोअवेलेबिलिटी ग्राफ होता है। कई बार एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि जो बायोअवेलेबिलिटी का ग्राफ होता है या फिर द ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिटरमाइंस व्हाट, तो ऑप्शन में दे देंगे बायोअवेलेबिलिटी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 4-5 ऑप्शन दे देंगे। तो यू शुड नो कि बायोअवेलेबिलिटी का ग्राफ किन दो पैरामीटर्स के बीच में होता है, तो इट इज बिटवीन टाइम एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो अगर हम ओरल रूट की बात करें, ठीक है, ओरल रूट का अगर हम ये ग्राफ बनाएं, तो हमें पता है हमने टैबलेट ली, ठीक है। अब 100% तो एक साथ जाएगी नहीं प्लाज्मा के अंदर, धीरे 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 वो डिसइंटीग्रेट होती है, डिसॉल्व होती है, फिर ब्लड के अंदर जाती है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है दैट इज समवट लाइक दिस। जो ओरल रूट के बायोअवेलेबिलिटी का ग्राफ होता है, धीरे 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 क्या होता है, हमारी ड्रग क्या होती है, ब्लड के अंदर जाती है। एक टाइम ऐसा होता है जिसमें वो मैक्सिमम अमाउंट में पहुंच जाती है ड्रग, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर पहुंच गए मैक्सिमम के अंदर, उसने अपना एक्शन शो कर दिया, उसके बाद क्या होती है, ड्रग तो हमारी बॉडी में एक लिमिट रहती नहीं है, उसके बाद वो एक्शन शो करने के बाद हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है, एक्सक्रीट। तो उसकी जो कंसंट्रेशन है देन क्या हो जाएगी, धीरे 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 बॉडी से आउट एंड रीच टू द जीरो, खत्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का जो एक ग्राफ बना है, जो स्पेस है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एरिया अंडर द कर्व, AUC, ठीक है। तो सपोज आपको कोई न्यूमेरिकल दिया है, बेस्ड ऑन दिस की भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन इतनी है एंड टाइम इतना है, तो उसके बेस पे या फिर आपको एक ग्राफ दे दिया और आपको पूछा फाइंड आउट द बायोअवेलेबिलिटी, तो बायोअवेलेबिलिटी आप ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हो बाय द एरिया। जो एरिया अंडर द कर्व होगा बिटवीन प्लाज्मा और टाइम का जो ये है दैट इज नोन एज बायो, उससे आपकी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। सपोज इसका ट्रायंगुलर शेप हो गया ये, ठीक है। तो ट्रायंगल का यू नो द फॉर्मूला, वो लगा के आप क्या निकाल सकते हो, इसका एरिया निकाल सकते हो, और जो आंसर आएगा दैट विल बी योर बायोअवेलेबिलिटी। क्लियर। वहीं अगर ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन सपोज आईवी रूट का दिया होता, ठीक है, आईवी रूट का ग्राफ होता, तो आईवी रूट का क्या होता है, हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ड्रग को अपने ब्लड के अंदर, तो भाई वो धीरे धीरे ब्लड में नहीं जाएगा, वो एग्जैक्ट एक बहुत जल्दी ही हमारे ब्लड के अंदर उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन चले जाएगी, ठीक है। जैसे आप उसको इंजेक्ट करोगे तो बहुत स्टीडी रेट से ये रीच हो गया, ठीक है, इतने ही टाइम में वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन पहुंच गया। जो इसको इतना टाइम लग रहा था 1 घंटा, वो 2 मिनट में सपोज पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा, वो भी डिक्लाइन होना है उसको भी, देन इट ऑल्सो रीच टू द जीरो। तो ये क्या हो गया आपका आईवी रूट का एरिया। तो सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द बायोअवेलेबिलिटी, दिस इज द ग्राफ बाय आईवी रूट एंड दिस इज बाय ओरल रूट। क्लियर, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट एक टर्म आती है दैट इज बायो इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आती है बायो इक्विवेलेंट। व्हाट इज बायो इक्विवेलेंट? देखो कई बार क्या होता है ना, आपके एक ड्रग होती है, सपोज पैरासीटामोल है, ठीक है, पैरासीटामोल है, या आप एस्पिरिन बोल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ठीक है, पैरासीटामोल है। तो अब उसके डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है, मल्टीपल ब्रांड्स आर अवेलेबल, T98 टोसिन हो गया आपका, डोलो की फॉर्म में आती है, मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो अब क्या होता है, हर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जरूरी नहीं है कि इसका जो बायोअवेलेबिलिटी हो वो तीनों का बराबर हो, मतलब सेम ही रेट पे आपके ब्लड के अंदर अमाउंट जो कंसंट्रेशन हो वो उनकी सेम हो, अलग अलग हो सकती है। भाई उन्होंने
प्रेशर कितना अप्लाई किया है टैबलेट बनाते टाइम, कंप्रेशन रेट क्या था, इन सब पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी कभी इनका क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी सेम होती है, किन्हीं भी दो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की जो फॉर्मुलेशन है उनकी बायो अवेलेबिलिटी अगर सेम है, सेम बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, अब बिल्कुल एग्जैक्ट तो एक तो मतलब पॉइंट टू पॉइंट तो मैच नहीं कर सकती, तो देयर इज अ रेंज गिवन कि भाई 20%, अगर जो इनका डिफरेंस है वो क्या है, इट इज लेस देन 20, जो डिफरेंस है दो फॉर्मुलेशन के बीच में और बायो अवेलेबिलिटी का, वो क्या है, लेस देन 20 है, देन दे आर नोन एज बायो इक्विवेलेंट, बायो इक्विवेलेंट, ठीक है। और अगर जो ओरल फॉर्मुलेशन है दो मैन्युफैक्चरर्स की, उनके अंदर जो डिफरेंस है बायो अवेलेबिलिटी का, जो ओरल फॉर्मुलेशन है, ठीक है, उनका जो बायो अवेलेबिलिटी का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टू फॉर्मुलेशन या टू या मल्टीपल कर लो, इज मोर देन 20%, 20% है तो दे आर नॉन बायो इक्विवेलेंट, और यू कैन से दे आर इन इक्विवेलेंट, बायोलॉजिकली इन इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ समझ आ गया आपको व्हाट इज बायो इक्विवेलेंट और बायो नॉन इक्विवेलेंट, क्लियर। सो यहाँ पे अगर समराइज करें तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन एन अनचेंज्ड फॉर्म, क्लियर। रूट्स का मैंने आपको बता दिया, बायो इक्विवेलेंट्स बता दिया। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट पास इफेक्ट, कि भाई जो ओरल रूट होता है उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्यों कम होती है, क्योंकि या तो वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, या फिर कुछ अमाउंट क्या हो गया, या फिर ड्यू टू फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट। सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो जब भी हमारी जो ड्रग होती है, ठीक है, सपोज ये है हमारी ड्रग, ये मैंने उस दिन आपको एक डायग्राम बनाया था इफ यू रिमेम्बर, ये है आपका जीआई ट्रैक्ट, जीआई नहीं सॉरी, ये है आपका ब्लड वेसल, ठीक है, ये है आपका ब्लड वेसल, और यहाँ पे क्या है आपका, इस साइड है आपका, दिस इज जीआई ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट, और यहाँ पे ये है आपका स्टमक आ गया, यहाँ पे आपका इंटेस्टाइन आ गया, ठीक है। और ये है सपोज आपका ए ड्रग, आपने जो लिया है वो कौन सा है, सपोज ए ड्रग आपने लिया है, ये रहा आपका ए ड्रग, ठीक है। अब क्या होता है कि ये ड्रग जैसे ही आप लेते हो, इनटेक करते हो आपके जीआई ट्रैक से, तो ये ब्लड के अंदर जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये ब्लड में जाने के बजाय कहाँ चले जाता है, ये चले जाता है आपका इनडायरेक्टली इनटू द लिवर, डायरेक्टली लिवर में चले जाता है। और लिवर में किसकी हेल्प से जाता है, एक वेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। उसके थ्रू जो हमारा ड्रग है वो कहाँ पहुंच गया, आपके जीआई ट्रैक में पहुंच गया, इसमें सॉरी लिवर में पहुंच गया। और वहां पे अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो ब्लड के अंदर चाहिए था, लेकिन ये क्या चलेगा, लिवर में। और लिवर क्या है आपका मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग्स का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रग का क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म, यानी कि वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा मेटाबोलाइज होने के बाद, ठीक है। तो भाई ये जो ड्रग था जो मेटाबोलाइज हुआ वो तो ब्लड में गया ही नहीं, उसने तो एक्शन शो किया ही नहीं, एक्शन तो दिखाया नहीं उसने, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो बायोइक्विवेलेंस है, इसका बायो अवेलेबिलिटी है ऑफ ओरल रूट इज लेस ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हम जिन ड्रग्स को कभी कभी ओरल रूट से जब लेते हैं तो वो ब्लड में उनका पूरा अमाउंट नहीं जाता, कुछ अमाउंट कहाँ चले जाता है, लिवर के अंदर चले जाता है बाय द पोर्टल वेन, और लिवर में जाके क्या हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है कुछ पार्ट का, और वो पार्ट तो आपका एक्शन शो नहीं कर पाता, दैट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, दिस इज नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। Clear? I hope this is clear to you. So after this we are going to start the distribution. So I just want to know whether these two topics are clear to you or not. Oh sorry, just now saw your question. Let me.
Yeah, Aaron, you have asked the question that can we compare the paracetamol syrup and tablet and call it a bioequivalence? Sorry, you cannot call it a bioequivalence. For comparing the two formulation, they should have the same dosage form, same concentration, ठीक है, सेम अमाउंट, सब कुछ सेम होना चाहिए. अब यहाँ पे क्या है, आप एक सिरप को यानी कि फॉर्मुलेशन अलग होगी, एक सिरप है एक टैबलेट है, तो यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू. डू यू गेट दैट? if yes then please tell me. ठीक है, फॉर कंपेयरिंग द टू ड्रग्स दे शुड हैव द सेम ड्रग्स. पैरासीटामोल है, दूसरे में पैरासीटामोल, ओके ठीक है भाई, डन. सिरप में भी पैरासीटामोल है और इसके टैबलेट के अंदर भी पैरासीटामोल है. नेक्स्ट इज सेम डोज होना चाहिए. उसमें 500 mg है तो इसमें भी 500 mg होना चाहिए. दैट इज अमाउंट जो है वो सेम होना चाहिए, डोज सेम होनी चाहिए. नेक्स्ट इज सेम डोसेज फॉर्म. डोसेज फॉर्म मतलब एक टैबलेट है तो दूसरा भी टैबलेट होना चाहिए, एक सिरप है तो दूसरा भी सिरप होना चाहिए. देन वी कैन कंपेयर दीज टू, अदरवाइज वी कांट. ठीक है, आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट. So now moving on to the next topic, that is distribution of the pharmacokinetic, that is the second chapter. Yeah, so here in distribution, what do you understand by distribution? ठीक है, तो हमने एक ग्राफ की हेल्प से लास्ट क्लास में भी समझा था. एंड अगेन यही जो मैंने डायग्राम बनाया अभी पीछे इस स्लाइड में, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ. तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन इज जब आप कोई भी ड्रग इनटेक करते हो, इनटेक करके आपने कहाँ चले गए, वो ब्लड में चले गए, वो हो गया एब्जॉर्प्शन. अब एब्जॉर्प्शन ब्लड में तो एक्शन शो नहीं करेगी, वो एक्शन शो करने के लिए सपोज हमने हमारे कहीं पर्टिकुलर टिश्यू में जो वो हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो वहाँ पर्टिकुलर साइड पे जाएगी. सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो, तो पर्टिकुलर ब्लड से एक्शन शो नहीं करेगी, वो पर्टिकुलर सेल के पास जाएगी, टिश्यू में जाएगी, वहाँ पे जाके एक्शन शो करेगी, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स वहाँ पर्टिकुलर टिश्यूज पे प्रेजेंट है. तो ब्लड से उस ड्रग का ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यूज इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ड्रग कहाँ जाती है, टू द साइट ऑफ एक्शन. टू द साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, वहाँ पे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करके एक्शन प्रोड्यूस करती है. ठीक है, और फिर जो डिजीज होती है वो क्या हो जाती है, क्योर हो जाती है. क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, जो ड्रग होता है, अब हमारी बॉडी जो होती है, बॉडी की वॉल्यूम क्या होती है, ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है, लगभग 5 लीटर्स. ठीक है, 5 लीटर्स हमारे अंदर, एक ऑन एन एवरेज इट इज 5 लीटर ऑफ द ब्लड वॉल्यूम. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रग में बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू बॉडी एज फॉलोज. भाई अब हमारी सिर्फ ब्लड तो है नहीं, अदर बॉडी फ्लूइड्स भी है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ब्लड है. ठीक है, अब ड्रग ये कहीं पे भी जा सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी जा सकती है, ब्लड में तो है, ब्लड से अलग अदर टिश्यूज पे जाना है, एडिपोज टिश्यू जो फैट टिश्यूज होते हैं, एंड अदर बॉडी टिश्यूज कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है. ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं. दीज आर पीएच, प्रोटीन बाइंडिंग, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, जो कि हम वन बाय वन अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. अब यहाँ पे पढ़ते हैं पहले ये वाला टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंस. क्या इंपॉर्टेंस है प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन की, या प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का ये इंपॉर्टेंस आपको दिखा रखा है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है. तो उससे पहले मैं आपको एक इससे ग्राफ से ही समझाती हूँ. पहले सपोज ये है हमारी क्या, ब्लड वेसल. दिस इज योर ब्लड वेसल. ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, हेयर कम योर टिश्यूज. ठीक है, यहाँ पे आपके क्या है, टिश्यूज है सपोज, या फिर यू कैन से साइट ऑफ एक्शन है. ठीक है, साइट ऑफ एक्शन. अब आपने कोई भी ड्रग लिया, सपोज आपने कोई ड्रग इनटेक किया, ये ड्रग आपने लिया. अब ये ड्रग कहाँ जाएगा, आपका स्टमक या इंटेस्टाइन के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर चले गया. ठीक है, ब्लड के अंदर चले गया आपका ये ड्रग. अब यहाँ से क्या होगा, ये ड्रग क्या होगा, टिश्यूज में जाएगा, जहाँ पे ये क्या करेगा, अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा. एक्शन प्रोड्यूस करने के बाद ये वापस यहाँ पे आएगा, फिर मेटाबॉलिज्म, वो आगे की स्टोरी है जो हम आगे मेटाबॉलिज्म में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी हम क्या डिस्कस करें, ब्लड से साइट ऑफ एक्शन टिश्यूज, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन में. अब हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि भाई जो हमारे ड्रग हैं मेजरली क्या होते हैं, दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब दे आर आइदर वीक एसिड्स या फिर दे आर वीक
बेसिस, ठीक है। जो ड्रग्स हैं हमारे, दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, आइदर दे आर वीक एसिड्स और दे आर वीक बेसिस, ठीक है। तो अब वो आ गए हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड में आगे, ब्लड से उनको टिश्यूज में जाना है। टिश्यूज क्या होते हैं? लाइपोफिलिक, मतलब लिपिड लविंग, क्योंकि टिश्यूज मतलब सेल्स के उन पूरे की पूरे फैट्स और उससे बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स से उनकी सेल मेम्ब्रेन्स, तो दे आर लाइपोफिलिक, ठीक है। सो जो हमारा ड्रग कितना होगा? लेस पोलर ड्रग या फिर लाइपोफिलिक ड्रग, लाइपोफिलिक लिपिड लविंग ड्रग जिनको हम बोलते हैं, या फिर दूसरे टर्म में आप वो भी बोल सकते हो कि हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर हीटिंग, हाइड्रोफोबिक। सो ये सारे जो ड्रग है इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्यादा होगा, जल्दी होगा इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इजीली अपने टिश्यूज में जाके ये पहुंच जाएंगे, इजीली मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके टिश्यूज पे पहुंच जाएंगे। जबकि जो पोलर ड्रग्स हैं वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कम होगा, ठीक है। एक तो ये रहा पोलैरिटी के बेस पे, यानी कि पीएच वाला पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे कि पोलैरिटी के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इफेक्ट करता है, कम या ज्यादा कैसे होगा। जो ये है, इन ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू देयर वाइस वर्सा। नेक्स्ट आ गया आपका प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है गाइस कि आपका जो ब्लड होता है, प्लाज्मा होती है, उसके अंदर क्या होता है? मल्टीपल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं मेजरली 2 पढ़ने वाले हैं जिनसे ड्रग बाइंड करता है, जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। वन इज एल्ब्यूमिन एंड अनदर वन इज अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। एक तो एल्ब्यूमिन है और एक क्या है आपका? अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। दिस इज अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन एंड द अदर इज एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो हम मेजरली इन दोनों को डिस्कस करेंगे क्योंकि इन पे ही हमारे ड्रग क्या होते हैं? मेजरली बाइंड करते हैं। अब जो एल्ब्यूमिन होता है उस पर कौन से ड्रग बाइंड करते हैं? एसिडिक ड्रग। एसिडिक ड्रग जो बाइंड करते हैं दे आर ऑन एल्ब्यूमिन, ए से एसिडिक, ए से एल्ब्यूमिन, ठीक है। जो बेसिक ड्रग होते हैं दे शोज द बाइंडिंग विद द अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, बेसिक ड्रग, क्लियर। हमेशा बेसिक बेसिक पे इस पे ही बाइंड करेगा अल्फा 1। ऐसा नहीं है कि एसिडिक ड्रग है वो इस पे बाइंड कर देंगे, नो। एसिडिक ड्रग विल शो बाइंडिंग टू द एल्ब्यूमिन एंड बेसिक ड्रग विल शो बाइंडिंग टू द अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो सपोज ये आपका ड्रग था ए, जिसने क्या हुआ? इससे बाइंड हो गया, ठीक है। तो ये है आपका, ये जो बिना बाउंड, जो बाउंड नहीं है, दिस इज नोन एज द फ्री फॉर्म, ठीक है। जो बाउंड नहीं हो रखा, दिस इज द फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग। और जो आपका बाउंड हो रखा है प्रोटीन से, दिस इज नोन एज द बाउंड फ्रैक्शन, बाउंड फॉर्म। तो अब आप मुझे बताओ कि एक्शन कौन सा फॉर्म जो है ड्रग का वो शो करेगा? आइदर इट इज द फ्री फॉर्म और या फिर बाउंड फॉर्म जो होगा ड्रग का वो एक्शन शो करेगा। तो भाई जो बाउंड फॉर्म है वो तो ब्लड में ही रहेगा क्योंकि उसका एक तो साइज काफी ज्यादा है, ठीक है, वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो जो बाउंड फॉर्म है दैट इज इनएक्टिव। बाउंड फॉर्म जो होता है वो हमारा इनएक्टिव होता है, दिस इज inactive, bound form is inactive and whereas the free form is active। अब हमें पता है जो एक्टिव फॉर्म है वही आपका क्या शो करेगी? वही आपका टिश्यूज तक जाएगा, टिश्यूज तक जाके क्या शो करेगा? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन प्रोड्यूस करेगा अपना, ठीक है। एंड जो एक्टिव फॉर्म है वही क्या होगा बाद में जाके? फ्री फॉर्म जो होगा वही तो जाके किडनी या लीवर के पास जाके मेटाबॉलिज्म शो करेगा, मेटाबॉलिज्म भी उसी का होगा और एक्सक्रीशन भी उसी का होगा। लेकिन जो हम आपका क्या है, ये क्या आपका एक्टिव कौन सा था? फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म। लेकिन जो आपका बाउंड फ्रैक्शन है, जो आपका क्या है? बाउंड फ्रैक्शन है, बाउंड ड्रग है, या आप कह सकते हो बाउंड या फिर इनएक्टिव कह सकते हो आप इसको। दिस इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये सिर्फ बाउंड है, ये टिश्यूज तक डू नॉट प्रोड्यूस एक्शन, ये अपना एक्शन शो ही नहीं करेगा। दिस इज प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव फॉर्म, बेसिकली इनएक्टिव है ये एक तरह से जब तक ये बाउंड है इससे, ठीक है। और ना तो इसका मेटाबॉलिज्म होगा एंड ना ही इट इज अवेलेबल फॉर एक्सक्रीशन, क्लियर। एक और मेन इंपॉर्टेंट वो है पॉइंट जो कि क्या है कि देयर इज, ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पीछे भी मैंने जो एक्सप्लेन किया है। देयर इज ऑलवेज एन इक्विलिब्रियम between bound and unbound fraction of a drug, unbound fraction of drug, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो फ्री ड्रग के बीच में और जो आपका बाउंड ड्रग है उन दोनों के बीच में क्या होगा? इक्विलिब्रियम।
मतलब क्या है कि जैसे जैसे क्या होगा, फ्री ड्रग आपका जितना है उतना ही आपका मतलब धीरे 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 एक टाइम पे हो सकता है फ्री फॉर्म आपका 10 हो और बाउंड ड्रग 90 हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा भाई, बाउंड अपने से रिलीज करेगा, फ्री होगा, तो एक टाइम पे आके दोनों के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, और धीरे धीरे फ्री फॉर्म जैसे ही कम होगा तो बाउंड अपना रिलीज कर देगा, वहां से फिर फ्री हो जाएगा, फिर वो एक्सक्रीट हो जाएगा, तो दिस साइकिल गोज ऑन लाइक दिस। ठीक है, सो ये था हमारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का, जिसके अंदर मेनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा ड्रग एसिडिक ड्रग बाइंड टू विच प्रोटीन, या फिर बेसिक ड्रग कौन से प्रोटीन से बाइंड करते हैं। दूसरा आपका आ सकता है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का इफेक्ट क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या करती है आपकी, दिस डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टिश्यूज तक आपकी ड्रग नहीं जा पा रही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है अदर टिश्यूज तक, तो डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कम कर दिया, एंड ये क्या करती है, जो उसका ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन को क्या करती है, प्रोलॉन्ग करती है, ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करती है, क्योंकि काफी अब देखो फ्री होता सारा ड्रग तो एक्शन प्रोड्यूस कर के वो एक्सक्रीट हो जाता है, लेकिन कुछ फ्री है कुछ बाउंड है, तो धीरे धीरे अनबाउंड होगा वो, फिर एक्शन होगा, फिर अनबाउंड होगा, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है बाय द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। क्लियर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से, कि भाई जैसे हमने बताया पीछे कि एसिडिक ड्रग जो है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करेंगे, जो बेसिक है वो अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से। तो ऐसे ही सपोज आपने दो ड्रग लिए एक साथ, ठीक है, दो ड्रग लिए आपने, तो कभी कभी क्या होता है साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, ड्रग शोज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, देयर इज एन पॉसिबिलिटी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्रग, one drug by another on plasma proteins, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है कि भाई एक सपोज एक ड्रग पहले से बाइंड हो रखा था, सपोज ये आपका क्या है, ये आपका प्रोटीन है, ठीक है, दिस इज द प्लाज्मा प्रोटीन, दिस इज प्लाज्मा प्रोटीन, कुछ भी हो सकती है, एल्ब्यूमिन हो सकती है, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है। अब यहाँ पे ये था आपका ए ड्रग, ये था आपका ए ड्रग, ठीक है। अब आपने कौन सा ड्रग लिया, आपने लिया बी ड्रग, एक और ड्रग लिया आपने, ये है बी ड्रग। तो ये क्या करेगा, इसकी हो सकता है इसका जो पावर है डिस्प्लेसमेंट पावर इससे ज्यादा, इसकी एफिनिटी, जो इसकी एफिनिटी है, एफिनिटी मीन्स पावर ऑफ बाइंडिंग टू द पर्टिकुलर रिसेप्टर पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, एफिनिटी, एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग क्या है इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी की जो एफिनिटी है इज ग्रेटर देन ए। तो ये क्या करेगा, ए को हटा देगा, यहाँ से ए हट जाएगा और खुद आके इस पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है, इस पे क्या होगा, ये था हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, इस पे क्या हुआ भाई, बी आ गया यहाँ पे, ठीक है, बी आ गया और इसने क्या किया, ए को क्या कर दिया, डिस्प्लेस, ए को क्या कर दिया, डिस्प्लेस, दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, एक ड्रग ने दूसरे ड्रग को हटा दिया, तो दूसरा ड्रग क्या हो गया, फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो गया, फ्री फॉर्म में मतलब अब ये एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इन्हीं चीजों की वजह से क्या होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी समटाइम्स ऑफ द टॉक्सिसिटी, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले बाउंड था, लेकिन दूसरे ड्रग ने आके इसको अनबाउंड कर दिया, अभी अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर इसने ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया तो इसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में ज्यादा हो जाएगी, टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है, जो हमें कम चाहिए था। तो ये मेजरली किनके साथ होती है, विद द ड्रग्स व्हिच हैव द लो थेरेप्यूटिक, व्हिच हैव लो और यू कैन से नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स जिन ड्रग्स का होता है उनके अंदर ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज समटाइम्स नॉन फेवरेबल, ठीक है, दिस कॉजेज द टॉक्सिसिटी। नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स यू नो कि भाई जिनका कम रेंज में, जैसे बहुत से ड्रग होते हैं भाई काफी लॉन्ग थेरेपेटिक इंडेक्स होता है कि उनकी कंसंट्रेशन आप इजीली कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन नैरो थेरेपेटिक मतलब इसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो टॉक्सिक हो जाएगा, और थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन उससे कम हुई तो वो एक्शन ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब उस रेंज में ही होना चाहिए पर्टिकुलर जो वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। तो ऐसे ड्रग जो होते हैं दे आर ऑफ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कैन कॉज द टॉक्सिसिटी ऑफ द अदर ड्रग, ठीक है। अब जो एसिडिक ड्रग होगा वो एसिडिक को ही डिस्प्लेस करेगा, एसिडिक ड्रग विल डिस्प्लेस एसिडिक ड्रग, एंड सिमिलरली बेसिक जो होगा वो बेसिक को ही डिस्प्लेस करेगा, उल्टा नहीं होगा, एसिडिक बेसिक को नहीं डिस्प्लेस करेगा क्योंकि एसिडिक एल्ब्यूमिन से बाइंड करेगा,
ठीक है, तो एसिडिक एसिडिक को ही डिस्प्लेस करेगा और बेसिक बेसिक को ही डिस्प्लेस करेगा. So this was the whole concept behind the plasma drug, this plasma protein binding. अब यहाँ पे एक चीज रह गई आपकी, वो क्या रहेगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जिससे कि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर. सो यहाँ पे मैं आपको ये यहाँ पे बता देती हूँ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. apparent volume of distribution. Apparent means it is not real, it is just hypothetical. ठीक है, apparent volume of distribution, इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर द ड्रग रीचेस टू द ब्लड, जब ड्रग ब्लड में पहुंच गया लेने के बाद, तो इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यूज ऑफ योर बॉडी. ठीक है, अलग अलग टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. तो जितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टिश्यूज में, ठीक है, वो होता है आपका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब इसका क्या है, एक फॉर्मूला है. देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ द एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ से काफी सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ये इससे फॉर्मूला से सॉल्व होते हैं. दिस इज दो, अब एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं बाय कैपिटल V, एंड द फॉर्मूला इज डोज एडमिनिस्टर्ड IV अपॉन में प्लाज्मा कंसंट्रेशन. ठीक है, सपोज आपने क्या लिया था, सपोज आपने कोई ड्रग लिया 1000 मिलीग्राम. ठीक है, ले लिया 1000 मिलीग्राम IV रूट से ले लिया. भाई आपने जब 1000 लिया तो ब्लड के अंदर क्या होगा, 1000 ही होगा. लेकिन आपने क्या किया, 5 मिनट्स बाद आपने सैंपल लिया, ब्लड सैंपल, और फिर उसकी कंसंट्रेशन आपने चेक की, तो वो आपको मिली 50 मिलीग्राम मिली. तो दिस इज नोन एज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन. और डोज एडमिनिस्ट्रेट क्या हुआ आपका, 100 mg. तो इन दोनों को आप लगा के न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ध्यान रखना है आपको क्या होगा, क्योंकि कंफ्यूज हम कहाँ पे होते हैं कि ऊपर क्या था नीचे क्या था, एंड उसके बेस पे हम आंसर ही गलत कर देते हैं. तो यू शुड नो कि न्यूमरेटर में क्या है एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या है. इज इट क्लियर टू यू? तो आगे जो एमसीक्यूज उसमें हम सॉल्व करेंगे. इसका न्यूमेरिकल एक आध मैंने दिया हुआ है, तो यू कैन सॉल्व इट. ठीक है, यहाँ पे आपका खत्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक. तो नाउ ये है आपका एमसीक्यूज. ठीक है, so here it is. First question is, if the total amount of a drug present in a body at a given moment is 2 gram and its plasma concentration is 25 microgram per ml, its volume of distribution is. ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन दे रखा है, ये क्या हुआ आपका, प्लाज्मा कंसंट्रेशन साफ साफ दे दिया, तो ये क्या है आपका, डोज एडमिनिस्टर्ड. ठीक है, इन्होंने क्लियरली नहीं दिया IV रूट से, लेकिन ये क्या आपकी डोज एडमिनिस्टर्ड, ये क्या प्लाज्मा कंसंट्रेशन. तो भाई हमें पता है फॉर्मूला क्या था, डोज एडमिनिस्टर्ड यानी कि 2 ग्राम अपॉन में प्लाज्मा कंसंट्रेशन दैट इज 25 माइक्रोग्राम. अब लीवर में पूछा है, सॉरी लीटर्स में आंसर है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, माइक्रोग्राम को. यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द ग्राम्स, एंड यू वेरी वेल नो हाउ टू कन्वर्ट द माइक्रोग्राम इनटू द ग्राम. पता है ना, 10⁶ से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. क्लियर? तो आप सॉल्व करोगे इससे एंड यू कैन गेट द आंसर. आंसर आएगा आपका, इट इज 25 को जब करोगे 200. ठीक है, और ml है तो ये नीचे 1000 आ जाएगा, 3 से 3 बचा, तो दिस विल कम अराउंड 80 लीटर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ ए ड्रग टेंड्स टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जो ड्रग होता है इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है. हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, low ionization at a physiological pH values, high plasma protein binding, or the high tissue binding. So you just gave me the answer of this question. The following attribute of a drug tend to reduce its volume of distribution. Yes, which among the following is the best option? Yeah, okay, you are absolutely right. So the answer is B. एक सेकेंड, कौन सा ऑप्शन आपने आंसर किया, आपने हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग किया, लेकिन ऑप्शन में बी लिखा है. ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट है, दैट इज हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. जो होता है वो क्या करता है, फ्री फॉर्म जो ड्रग होगा वो कम होगा, क्योंकि सारा तो बाउंड है, तो इसलिए वो क्या होगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी.
Clear? So the right option is C. Next question is marked redistribution is a feature of. मार्क्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन किसका फीचर है? देखो अब रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ. यहाँ पे redistribution क्या होता है? that is basically of the drugs which are highly lipid soluble. ठीक है, यानी कि जो हाई लाइपोफिलिक ड्रग्स होते हैं, लाइपोफिलिक जो ड्रग्स होते हैं उनका क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. अब रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सपोज आपने कोई ड्रग लिया, ड्रग लेने के बाद वो क्या हो गया? साइट ऑफ एक्शन. ये बेसिकली जैसे हमारे हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स होते हैं ना, हाईली परफ्यूज जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, तो किडनी हो गया, तो यहाँ पे क्या हो? हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स. तो कभी कभी क्या होता है, आपका जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है वो अदर टिश्यूज में भी चला जाता है, आपका हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स में भी चला जाता है. तो उसका जो एक्शन जो साइट पे, सपोज उसका एक्शन हमें चाहिए था भाई ब्रेन पे चाहिए था, ठीक है, ब्रेन पे चाहिए था, लेकिन क्योंकि बहुत ही ज्यादा लिपिड सॉल्युबल है एंड ब्रेन हाईली आपका ये क्या बोलते हैं हाई परफ्यूज्ड ऑर्गन है, तो यहाँ से क्या होगा? आपका धीरे धीरे जैसे ड्रग यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, धीरे धीरे यहाँ से क्या हो जाएगा? अदर पार्ट्स पे क्या हो जाएगा? डिफ्यूज, अदर टिश्यूज पे डिफ्यूज हो जाएगा. तो यहाँ पे जो एक्शन इसका आना था, कम से कम 1 घंटे तक इसका एक्शन यहाँ पे ब्रेन पे ही आना चाहिए था, वो क्या हो गया? अब इसका सिर्फ 5 मिनट को ही देखने को मिला. 5 मिनट बाद इसका एक्शन ही गायब हो गया, क्योंकि बाकी का ड्रग कहाँ चले गया? आपका डिफ्यूज हो गया, अदर और टिश्यूज पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स में. तो दिस इज नोन एज, जैसे पहले ब्रेन पे आया दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड अदर टिश्यूज पे चलेगा दिस इज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन. Just a second, the battery is quite low. Let me just wait for 2 minutes. Yeah, so now it's okay. ठीक है. So marked redistribution is a feature of the highly lipid soluble drugs. Next is a non-volatile highly lipid soluble drug is metabolized at a rate of 15% per hour. ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म इस रेट पे हो रहा है 15% पर आवर. ऑन इंट्रावेनस इंजेक्शन इट प्रोड्यूसेस जनरल एनेस्थीसिया. जब हमने उसका आईवी इंजेक्शन दिया तो उसने एनेस्थीसिया प्रोड्यूस किया, जनरल एनेस्थीसिया, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए. ठीक है. which process is responsible for termination of action. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कोई ड्रग ए है, ठीक है, उसका जो एलिमिनेट मेटाबॉलिज्म है वो किस रेट से होता है? 15% पर आवर. मतलब उसका जो 15% हुआ वो 1 घंटे में हुआ, अदर 30% हो गया 2 घंटे में, फिर उसके बाद नेक्स्ट 45% हो गया 3 घंटे में. तो इस हिसाब से तो 50% 60, फिर उसका हो गया 60%, ये कितना हो गया? 4 घंटे में. तो भी ऐसे उसका कम से कम 4-5 घंटे तक तो एक्शन प्रोड्यूस होना चाहिए था, इस हिसाब से, जिस हिसाब से उसका मेटाबॉलिज्म शो रेट दे रखा है. लेकिन इसमें दे रखा है कि भाई उसका जो एक्शन है सिर्फ 10 मिनट को ही देखने को मिला, उसके बाद उसका एक्शन खत्म हो गया. क्यों? मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वो क्या हो गया? ड्रग जो साइट ऑफ एक्शन था जहाँ पे होना चाहिए था उससे वो हाईली अदर ऑर्गन्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल बहुत ज्यादा था. तो दिस इज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसका एक्शन जो था सिर्फ 10 मिनट को देखने को मिला. क्लियर? हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग. हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या करता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाता है. ठीक है. फैसिलिटेट्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, मिनिमाइज द ड्रग इंटरेक्शन और जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग. सो अभी पीछे ही बताया था, इट मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग, क्योंकि धीरे धीरे बाउंड फ्रैक्शन से फ्री फॉर्म होता है, फिर वो एक्शन दिखाता है, फिर वो फ्री होता है, फिर एक्शन होगा. तो इस वजह से उसका जो क्या कहते हैं ड्यूरेशन को इलोंगेट करता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. ठीक है. Next is the plasma protein bound fraction of a drug contribute to the response at a given moment. No, भाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन तो रिस्पॉन्स दिखाता ही नहीं है. इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द एक्शन, तो ये तो गलती हो गया. नेक्स्ट, रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव द टोटल ड्रग कंसंट्रेशन. दिस इज आल्सो रॉन्ग. कांस्टेंट तो होता ही नहीं है, धीरे धीरे बाउंड फ्रैक्शन जो होता है अनबाउंड में कन्वर्ट होता रहता है. तो इट इज नॉट कांस्टेंट कि भाई एक टाइम पे आपका 50 mg बाउंड है तो वो 50 ही रहेगा. नो, इट इज नॉट कांस्टेंट. धीरे धीरे अनबाउंड होता रहता है एंड इट रीचेस टू जीरो, खत्म हो जाता है एक टाइम पे आके. तो इट इज नॉट कांस्टेंट. नेक्स्ट इज रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिजीज रेट. Wrong. It is not available for metabolism unless actively extracted by the liver. Yes.
जो आपका बाउंड फ्रैक्शन है वो ना तो मेटाबॉलिज्म होगा, ना उसका एलिमिनेशन होगा, ना ही एक्शन शो करेगा. सो दिस इज द राइट. फ्री फॉर्म होगा वही जाके लीवर पे जाएगा एंड वही जाके क्या होगा, मेटाबॉलिज्म शो करेगा, अदरवाइज नो. सो आई होप जो ये एमसीक्यूज मैंने किए ऑन द बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन आर क्लियर टू यू. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मेटाबॉलिज्म. सो आई जस्ट वांट टू नो वेदर दिस इज क्लियर टू यू और नॉट. Yeah. So give me a thumbs up if it is clear to you, the distribution topic, so that we can move on to metabolism. Yes, please drop a thumbs up in the comment section. Okay. So now let's move on to the excretion. Oh, thanks. Finally, you understand. You have answered the all question right. I hope it is the concept is clear to you, Aaron. Okay. So now let's begin with the metabolism, or you can say the other term for this is biotransformation. ठीक है. अब देखो हमने पीछे एक डायग्राम बनाया था. ये ठीक है कि भाई हमने ड्रग लिया, एडमिनिस्ट्रेट किया, एडमिनिस्ट्रेट से वो ब्लड में गया. ये था आपका क्या, व्हाट इज इट यार, जस्ट अ सेकेंड. ये जो आपका ड्रग था, फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. फ्रॉम ब्लड टू द साइट ऑफ एक्शन यानी कि टिश्यू, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन. एंड फ्रॉम साइट ऑफ एक्शन से क्या आएगा, फिर से ये ब्लड में आएगा आपका जो ड्रग था. ठीक है, टिश्यू से एक्शन शो करके फिर से ब्लड में आएगा. ब्लड में आने के बाद ये क्या जाएगा आपका लिवर के पास. ठीक है, ब्लड में आने के बाद ये क्या आएगा, लिवर के पास. एंड लिवर इज द मेन मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन. ठीक है, तो वहां पे क्या होगा आपके ड्रग का मेटाबॉलिज्म. हाँ, देखो एक टॉपिक आपका रह गया है, इससे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से. तो मैं सोच रही हूँ एक बार वो भी आपका कवर हो जाए. इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार. ठीक है, तो एक बार ये 2 मिनट में आपका ये कर लेते हैं. देखो एक तो है आपका, एक पॉइंट रह गया है, कौन सा, कि सपोज आपको किसी ड्रग की पॉइजनिंग हो गई. ठीक है, पॉइजनिंग ड्रग मीन्स आपने जो एक गोली लेनी थी आपने 10-20 गोलियां खा ली उसकी. ठीक है, बहुत ज्यादा ड्रग हो गई. सो सपोज इस ड्रग की क्या थी, वो क्या हो गया, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जिस ड्रग का आपका क्या है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ब्लड में कम है वो ड्रग और टिश्यूज में पहुंच गया. यही मतलब है ना, जिस भी ड्रग का लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ब्लड से वो सारा कहाँ चले गया, टिश्यूज में चला गया. ब्लड में क्या है, वो कम है. ठीक है, तो सपोज ऐसे किसी को पॉइजनिंग हो गई, ऐसे किसी ड्रग की किसी ने ज्यादा ले लिया, तो हमें क्या करना है भाई, वो हॉस्पिटल में आया और उसका अब एक ट्रीटमेंट क्या है भाई, पॉइजनिंग के लिए क्या करते हैं, डायलिसिस. डायलिसिस में क्या होता है, आपका जो पूरा ब्लड होता है एक मशीन के थ्रू क्या होता है, फिल्टर आउट किया जाता है. फिल्टर आउट किया जाता है प्योर ब्लड, फिर दोबारा से आपकी बॉडी में जाता है ये. ठीक है, लेकिन अब ये जिन जिन भी ड्रग्स के लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या उनके लिए डायलिसिस सक्सेसफुल होगा, नो. ठीक है, डायलिसिस इज नॉट done, or it is not useful for the drugs which have the high volume of distribution. Clearly, so therefore in case of poisoning, drugs with the large volume of distribution are not easily removed by the dialysis. तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है, इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ. उसके बाद एक जो आपका रह गया है, दैट इज द ड्रग्स. एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं कौन कौन से ड्रग हैं जो कि आपके प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग ज़्यादा शो करते हैं. कौन सी, अल्ब्यूमिन से कौन से शो करता है, या उससे कौन सी अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से शो करने वाले.
तो यू शुड नो, अगर आपको पता होगा कि एसिडिक नेचर है तो आपको पता होगा वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करेगा। इफ यू नो कि भाई ये ड्रग है इसका बेसिक नेचर है तो आपको पता होगा कि वो अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेगा। तो यहाँ पे मैं एक टेबुलर फॉर्म में आपको बता देती हूँ। These are the drugs highly bound to plasma proteins। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका जो बाउंड करते हैं आपके एल्ब्यूमिन से। यहाँ पे एग्जांपल होगा एल्ब्यूमिन से जो बाइंड करते हैं, एंड यहाँ पे एग्जांपल होगा आपका जो किससे बाइंड करते हैं, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से। अब इसका मतलब आप समझते गए होंगे कि ग्लाइकोप्रोटीन से बाउंड करेंगे। जो इसमें एग्जांपल आने वाले हैं बेसिक ड्रग के, इसके अंदर एग्जांपल आने वाले हैं किसके, एसिडिक ड्रग्स के। ठीक है, तो पहले हम एसिडिक ड्रग यानी कि एल्ब्यूमिन से जो हाईली बाउंडिंग शो करते हैं उनका एग्जांपल देख लेते हैं। कौन कौन से, बार्बिट्यूरेट्स। देखो जो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, बार्बिट्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो ये याद रखना, बार्बिट्यूरेट्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या, बेंजोडाइजेपीन्स दे आर आल्सो एसिडिक। नेक्स्ट इज एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। क्लियर। फिर आता है आपका वाल्प्रोइक एसिड, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, वाल्प्रोइक एसिड। ठीक है, मुझे नहीं लगता है आप भी कोई प्रॉब्लम है इनको याद करने में। नेक्स्ट इज फिनाइटोइन पेनिसिलिन्स। ठीक है, पेनिसिलिन्स का जब आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, बीटा लैक्टम रिंग होती है, अमाइड ग्रुप होता है, एंड एसिडिक COOH ग्रुप होता है, तो दे आर एसिडिक इन नेचर, पेनिसिलिन। नेक्स्ट इज सल्फोनामाइड्स, अदर इज टेट्रासाइक्लिन्स, टॉल ब्यूटामाइन, another one is warfarin। ठीक है, अब मल्टीपल हम जब आगे MCQs करेंगे तो उसमें भी हम इस पे डिस्कस करेंगे, मतलब इनको इंक्लूड करेंगे ये ड्रग है, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ये याद तो रखना ही है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये ड्रग है तो कौन से प्रोटीन से बाउंड करेगा। फिर हम बात करते हैं द ड्रग्स विच बाउंड टू द ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, जो ग्लाइकोप्रोटीन से बाउंडिंग शो करते हैं, तो इसके अंदर आपका आता है मतलब कि जो बेसिक ड्रग्स हैं। ठीक है, तो दे आर बीटा ब्लॉकर्स। जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं, एटिनोलॉल, टीमोलॉल, सोटालॉल, जितने भी हैं, ऑल आर बाउंड टू द शो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड टू द ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्यूपीवाकेन। दिस इज एनेस्थेटिक। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक बेसिकली। नेक्स्ट इज लीडोकेन, सिमिलरली दिस इज आल्सो लीडोकेन। फिर आपका आता है डिजोपेरामाइन। ठीक है, देखो अभी तो यू हैव अभी टाइम है काफ़ी, तो अभी तो आप इनको याद कर लो, ऐसी तो अच्छा है। बाकी हम जैसे जैसे आगे लेक्चर्स करेंगे, वी विल प्रिपेयर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको थोड़ा दिक्कत होती है जिनको मेमोराइज करने में, वी विल प्रिपेयर द निमोनिक्स फॉर दैट, नो डाउट। ठीक है, बेस्ड ऑन योर डिमांड्स। सो दिस इज डिजोपेरामाइन। नेक्स्ट इज इमिप्रामाइन। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं जो हमारे। मिथाडोन, प्राजोसिन, अल्फा चैनल ब्लॉकर, क्योनिडिन, वेरापामिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ऑलराइट, सो ये जो है टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना लेना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल कि हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडिंग ड्रग्स के एग्जांपल्स हैं, दैट यू शुड नो। क्लियर। यहाँ पे आपका खत्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन के ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द मेटाबॉलिज्म। एक जनरल ओवरव्यू ही हो पाएगा बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम, बट स्टिल हम कोशिश करते हैं जितना कवर हो जाए। ठीक है, अब देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई, हमने पढ़ लिया। ये क्या है आपका, फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ये क्या है आपका, ब्लड वेसल। ठीक है, हम थे कहाँ पे भाई, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ड्रग का क्या हो गया,
ये साइट ऑफ एक्शन पे जाके क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन यानी टिश्यूज पे। ये क्या था, ड्रग यहाँ से यहाँ पे गया, ये क्या था इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट एक्शन शो करके फिर से कहाँ आ जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा ड्रग। अब ब्लड में आने के बाद ये कहाँ जाएगा, आपका ड्रग जाएगा लीवर के पास। ठीक है, ये रहा लीवर विच इज अ मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन। ठीक है, आ गया ये कहाँ पे, लीवर के पास। लीवर में आने के बाद ये ड्रग क्या शो करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म। लीवर के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर भी एक जो उनके जो सेल के अंदर एक वो होता है ऑर्गेनेल, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर होता है। ठीक है, हेपेटोसाइट के सेल के अंदर, जहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या शो करते हैं, मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबोलाइज करेंगे उस ड्रग को। यानी कि मेटाबॉलिज्म हम क्यों करते हैं, किन ड्रग्स का करते हैं बेसिकली, देखो मेटाबॉलिज्म मेनली होता है किसका, for converting the non-polar drug to the polar form। पोलर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जिससे वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, क्योंकि यूरिन के थ्रू मोस्टली ड्रग एक्सक्रीट, और यूरिन क्या है हमारा, दैट इज लिक्विड बेसिकली। तो उनसे एक्सक्रीट कौन से हो सकते हैं, जो पोलर होंगे। तो नॉन पोलर ड्रग को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि वो इजीली बॉडी से आउट हो जाए हमारे। सो मेन पर्पस क्या है, अब जो ऑलरेडी पोलर होगा यहाँ पे ड्रग, उसका तो मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट। ठीक है, जो नॉन पोलर है वो लीवर के पास जाएंगे, पोलर बनेंगे, पोलर बनने के बाद फिर वो ब्लड में आएंगे आपके, फिर किडनी पे जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट। क्लियर। सो अब हम पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, कैसे होता है भाई, जो हमारा ड्रग था नॉन पोलर फॉर्म में ब्लड के अंदर, वो क्या गया लीवर के पास गया। लीवर में हमारे सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट सेल्स, वहाँ पे जाके उसका मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म में क्या क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेट मी टेल यू। यहाँ पे मैं नीचे मेंशन करती हूँ ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन में लीड टू, ये फॉलोइंग कंडीशन है जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये क्या कर सकता है भाई, जो आपका एक्टिव ड्रग है, एक्टिव ड्रग को क्या कर सकता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, एक्टिव टू एक्टिव। या फिर एक्टिव ड्रग को आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। या फिर क्या कर सकता है, इनएक्टिव फॉर्म है ड्रग की, उसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, एक्टिव फॉर्म में। ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है मेटाबॉलिज्म की, और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द थर्ड वन, कि इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में, बेसिकली इस टाइप को हम बोलते हैं प्रोड्रग। जो इनएक्टिव फॉर्म होती है जब आप लेते हो वो इनएक्टिव होता है, और बॉडी में जाकर वो एक्टिव कन्वर्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोड्रग। ठीक है, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग। ठीक है, तो एक लिस्ट है प्रोड्रग्स की दैट यू शुड नो। ठीक है, और वो उसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है और इनएक्टिव क्या है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा जनरल बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म की, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वैसे तो मल्टीपल साइट्स होती है मेटाबॉलिज्म की, लीवर, लंग्स, किडनी, स्किन, लेकिन जो मेजर ऑर्गन होता है मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन, वो क्या होता है आपका, लिवर। ठीक है, सो कुछ एक्सेप्शंस हैं कुछ ड्रग्स के, जो कि लिवर के अलावा अदर ऑर्गन से आपके मेटाबोलाइज होते हैं। तो वो क्या है, अदर मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन क्या है, किडनी, जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, लंग्स, देन प्लाज्मा एंड देन स्किन। ये कुछ अदर मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जैसे किडनी है, किडनी से किसका मेटाबॉलिज्म होता है आपका, जो विटामिन डी होती है उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, किडनी पे जाके होता है। जीआई ट्रैक में किसका मेटाबॉलिज्म होता है, पेनिसिलिन्स का। पेप्टाइडेज एंजाइम्स होते हैं, वो इनका मेटाबॉलिज्म होता है, पेनिसिलिनेज एंड इंसुलिन। ठीक है, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं ना पेप्टाइड, तो प्रोटीन एंजाइम, पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, वो इनका मेटाबॉलिज्म शो करता है जीआई ट्रैक।
फिर आता है लंग्स में किनका होता है 5 हाइड्रोट्रिप्टेन, ठीक है 5HT यानी कि सेरोटोनिन जो वो होते हैं एनालॉग्स होते हैं उनका जो होगा वो लंग्स में होता है उनका मेटाबॉलिज्म। फिर आता है आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा पे होता है आपका सक्सिनाइल कॉलन, सक्सिनाइल कॉलन। फिर आता है स्किन से, स्किन से मेटाबॉलिज्म होता है आपको कोलेस्ट्रॉल का जो कि डिहाइड्रो कोलेस्टेरोल, कॉल कैल्सीफेरॉल, ठीक है विटामिन डी का ही अदर फॉर्म है ये बेसिकली। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, दीज आर द एक्सेप्शन जिनका मेटाबॉलिज्म आपके लीवर से नहीं होता। जो रिमेनिंग जितने भी ड्रग हैं सबका मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा आपके लीवर में जाके। ये समझ आया आपको? ठीक है, और ये भी मैंने बता दिया कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कौन से ड्रग्स के लिए होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन या यू कैन से मेटाबॉलिज्म इज फॉर लाइपोफिलिक ड्रग्स, लाइपोफिलिक यानी कि लिपिड लविंग ड्रग का जिससे कि उनको पोलर में वाटर लविंग में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको प्रोडक्ट्स के एग्जांपल दे रखे हैं कुछ। क्या टाइम, इट्स टाइम इज ओवर गाइस। सो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एक बार मेरे को ये देख लो पोलर वाला जो प्रोड्रग वाला कंसेप्ट था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है प्रोड्रग, क्या हुआ प्रोड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रोड्रग क्या है इनएक्टिव फॉर्म वाला ड्रग जो इनएक्टिव स्टेट में है, ठीक है वो आपने इनटेक किया, ठीक है एडमिनिस्टर किया, आफ्टर एडमिनिस्टर इट गेट मेटाबोलाइज हुआ वो लिवर से, एंड मेटाबोलाइज होने के बाद वो क्या हो गया फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, मतलब ये वाला जो फॉर्म एक्टिव फॉर्म है वो एक्शन प्रोड्यूस करेगा, ये तो एक्शन प्रोड्यूस इनएक्टिव है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ टेबल है जिसमें प्रोड्रग है और उसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, और ये जो टेबल है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फ्रॉम द जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यहाँ से काफी कई मतलब एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली दे ही देते हैं वो प्रोड्रग से, तो इट इज बेटर इफ यू लर्न दिस, ठीक है। सो अभी आप इसको देख लो, याद कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू मतलब मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बेसिकली दो टाइप की रिएक्शन है फेज 1 एंड फेज 2 जो हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जनरल फार्माकोलॉजी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट वी विल बिगिन टू नेक्स्ट important lectures, important topics. So I just want to know if you have any doubt in the today's lecture. Yeah, is it clear to you? Tell me. The today's lecture was clear to you? Give me a thumbs up, guys. Anything which was not clear that to be okay. So means it is clear to you. So the remaining part we will cover in our coming lecture, that will be on Monday probably. Okay. So till then, thank you so much. Thank you so much. Okay. So good luck and work hard, and don't cram the things. Just try to understand the concept. Everything will be very easy, and it is not a rocket science. GPAT is not like you have to work day and night to crack the exam. If you are understanding the concept, you can easily crack the exam. If you are taking 2 hours only per a day, then only you can. It's not a very rocket science to do. Okay. So good night. We'll meet in the next lecture.